प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको आपके काम की बात बता देता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, जल्दी से आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की एग्जाम में 23 सितंबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, होजागिरी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए होजागिरी जो है ना, ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम होजागिरी की बात करें तो होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो होजागिरी नृत्य है ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा ये नृत्य जो है ये किया जाता है। कुछ मैंने आप लोगों के लिए नृत्य लिए हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? वृत्ता, पुरुलिया, छऊ, संथाली, मुंडारी, बाउली, ये सभी नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रंगमा, जिलियांग, नसुई रोलियन और गेथिलियम, गेथिलगिम, ठीक है, गेथिगलिम। थोड़ा सा जो इसकी लैंग्वेज है थोड़ी कठिन लैंग्वेज है। असम के कौन कौन से लोक नृत्य? बिहू हुआ, विछुआ हुआ, नटपूजा हुआ, महारस हुआ, कली गोपाल हुआ, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ये असम के लोक नृत्य हैं, ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं चैपली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला आदि। ये हो गए आपके उत्तराखंड के। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से? भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड और नकल। ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के लोक नृत्य हैं झूमर हुआ, फाग नृत्य, डेफ, धमाल, लूर, लुंगा, खोर और गागोर। ये सभी लोक नृत्य जो हैं हरियाणा के। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा को मैंने आपको बता दिया कि त्रिपुरा का लोक नृत्य होजागिरी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग, कुछ मैंने अनुच्छेद लिए हैं आप लोगों के लिए। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया? इस बारे में ये बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 56 में क्या निहित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। आर्टिकल 58 की बात करें, यानी अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें क्या निहित है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 59 की बात करें, अनुच्छेद 59 में क्या निहित है? राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 71 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 71 में क्या निहित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।
अच्छा, अनुच्छेद 72 में क्या निहित है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान करता है। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये प्रश्न मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। तो अली अकबर खान का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान जो हैं ये महर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, कि अली अकबर खान का संबंध कौन से घराने से, तो इनका संबंध महर घराने से। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि वायलिन का संबंध किन से है? अभिजीत पी एस नायर, एल सुब्रमण्यम, एन राजम, कला रामनाथ, रागिनी शंकर और कुन्नाकुंडी वैद्यनाथन वायलिन। ठीक है। तो इनका संबंध जो है वायलिन से हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संतूर की अगर हम बात करें, संतूर से संबंधित कौन कौन लोग हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपोरी, ये सभी लोग जो हैं संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है। तबला की अगर मैं बात करूं, तो तबला वाद्य यंत्र से कौन कौन संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, उस्ताद तप्पू खान, ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित। ठीक है। सरोद की अगर हम बात करें, अमजद अली खान वंगस, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बांसुरी की अगर मैं बात करूं, तो बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पारसनाथ, ये बांसुरी से संबंधित हैं। वीणा की अगर मैं बात करूं, तो असद अली खान, जिया मोउद्दीन डांगर, अय्यागिरी श्याम सुंदरम, ये वीणा से संबंधित हैं। सितार की अगर मैं बात करूं, तो पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में टेलीग्राम जो है वो इंडिया से बैन कर दिया जाएगा। अतला टड्डी किस राज्य का फेस्टिवल है? तो अतला टड्डी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। पोगल ये किस राज्य का त्यौहार है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोगल जो है ये किस राज्य का त्यौहार, तो पोगल जो है ना ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। उगादी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उगादी जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जलीकट्टू का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में? तो जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था युवा नीति जो है ये कब लागू हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, युवा नीति जो है ना वर्ष 1998 में लागू की गई थी। भारत में संसद में पहली बार राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में बनाई गई और रखी गई थी। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के संसद में पहली बार राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई और कब रखी गई थी, तो वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पंचायत संविधान के किस भाग में? तो पंचायत जो है ना संविधान के 9 भाग में है। ठीक है, 9वें भाग में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए। देखिए, क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में कि संविधान के किस भाग में राज्य व्यवस्था का प्रावधान है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे। तो बस आपको याद रखना है भाग 9। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आशा भोसले को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा भोसले को 2024 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था। अगर मैं आशा भोसले की बात करूं, तो आशा भोसले का नाम 2011 वर्ष सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। कब दर्ज किया गया था इनका नाम? गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में 2011 में। मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया था? वर्ष 2021 में। ठीक है। लता मंगेशकर को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसियर डे ला लीजन ही होनूर से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आशा भोसले गायक गायिका में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं। तो आशा भोसले जो हैं ये गायक गायिका में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य को 11 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है?
तो मध्य प्रदेश को 11 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है। 2024-25 में पिछले साल के बजट की अपेक्षा मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं। इस बार प्रदेश में केंद्र की तरफ से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 11,700 करोड़ रुपए दिए गए, यानी केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी और बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। और देखिए, जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये खानवा का युद्ध बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। और ये खानवा का जो युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ युद्ध मैं आप लोगों के लिए लाया, उन्हें देख लीजिए। जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बहुत बड़ी सेना को हराया था। अब बात करें घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1529 में घाघरा में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में अपनी जीत के बाद बयाना की युद्ध 1526 बाबर के लिए एक दुर्लभ झटका था। हालांकि इस जीत ने बाबर को दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर दिया, लेकिन कई अन्य गढ़वाले स्थानों में उसके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, मोहनदास गांधी ने की थी। गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ लिया जाता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेते हैं लोग। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए एक बार आप लोग। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वैश्विक हितकारिणी सभा के संस्थापक भैया मेरे कौन थे? तो वैश्विक हितकारिणी सभा के संस्थापक थे VR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन सी विषम नदी है? इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। ऑप्शन में क्या थे? प्रकाश का अपवर्तन। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन प्रकाश किरण का अभिलंब की और बंकन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। प्रकाश का अपवर्तन सितारों की जगमगाहट के लिए जिम्मेदार है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए जिम्मेदार है? सितारों की जगमगाहट के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन 2023-24, यानी विश्व दूरसंचार 2023-24 में भारत की रैंकिंग क्या थी? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के 5G रोल आउट ने इसकी वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग को 118 से 15 तक पहुंचा दिया है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम बैन होने से पहले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों
तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। देख लेते हैं एसएससी सीरियल की 23 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 20वीं सदी का तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की अगर हम बात करें तो गुलाम अली खां प्रतिभाशाली संगीत अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे, जिन्होंने पटियाला घराने को अपनाया था। तो ये किस घराने से संबंधित थे? पटियाला घराने से। बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म 2 अप्रैल 1902 को पाकिस्तान पंजाब के मशहूर शहर लाहौर के पास स्थित गांव केसुर संगीतकारों के परिवार में हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुलाम अली खां का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान पंजाब के मशहूर शहर लाहौर में हुआ था। दूसरी बात, इन्हें 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का सितार वाद्य यंत्र से। वह एक भारतीय संगीतकार और संगीतज्ञ भी थे, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ग्रैमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे पंडित जसराज की। तो पंडित जसराज जो थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित जसराज जो हैं ये किस गायक से संबंधित है, तो ये शास्त्रीय गायक थे। और ये किस घराने से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेवाती घराने से संबंधित थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक, संगीतकार, ताल वादक और संगीत का निर्माता हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1988 में जाकिर हुसैन को पद्मश्री से नवाजा गया था और 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उस्ताद अब्दुल करीम खान की अगर हम बात करें तो ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने अपने चचेरे भाई अब्दुल वाहिद खान के साथ शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की सह स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस्ताद अब्दुल करीम खान का संबंध किस घराने से है, तो किराना घराने से है। अगर हम बात करें उस्ताद आमिर खान की, तो उस्ताद आमिर खान अब तक के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से थे। इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की। तो उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये इंदौर घराने से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उस्ताद फयाज खान की अगर हम बात करें तो ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। तो दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता होगा कि टेलीग्राम के जो सीईओ थे, अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्ले स्टोर से टेलीग्राम को गायब कर दिया जाए। तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न पूछा गया था कि Zn अब H2S4 से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस निकलती है। जब जिंक के दोनों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को, तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे अम्ल से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है और पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। यह तब देखा जा सकता है कि जब जली हुई माचिस की तीली को परख नली के कान में लगाया जाता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के अपक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में तो कौन सी गैस निर्मित होती है? ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई। तो मेरे प्यारे साथियों 1929 में पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में स्वीकार किया था। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे आधुनिक पाकिस्तान में भारत का झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए एसएससी सीजल के कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में कब पारित किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग है ये मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कब पारित किया था, 1929 में। ये तो मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि पेपर में प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, फ्रीडम लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो फ्रीडम लेबर पार्टी का संस्थापक था वी.आर. अंबेडकर। स्वतंत्र लेबर पार्टी ILP एक भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। भारत ने कुल 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने वर्ष 2007 में जीता था और इसके कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था ये भी जान लीजिए। तो 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और दूसरा T20 वर्ल्ड कप ये भारत ने वर्ष 2024 में जीता है। और इसके जो कप्तान थे रोहित शर्मा, यानी रोहित शर्मा के नेतृत्व में 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो है ये भारत ने जीता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और 2007 में पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिए हैं। और इंडिया 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेट टीम बन गई है। दरअसल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वेस्ट इंडीज को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार चैंपियन बनी थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें जान लीजिए आप लोग। भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट टीम की मेजबानी किस वर्ष की थी, तो वर्ष 2016 में की थी। कब की थी, 2016। पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया था, तो मेरे प्यारे साथियों भारत के द्वारा जीता गया था। भारत ने 4 बार ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे की मेजबानी की है, 4 बार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत ने 5 बार ICC 19 विश्व कप जीता है। भारत ने लगभग 5 बार ICC अंडर 19 विश्व कप जो है अपने नाम किया है। पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम जो है वो है वेस्ट इंडीज। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सबसे अधिक क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया देश ऐसा एक देश है जिसने अभी तक T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और भारत ने क्रिकेट में महिला विश्व कप कभी भी नहीं जीता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन है, तो शायद ऑप्शन वेदांतम सत्यनारायण शर्मा होगा शायद। भारत सरकार ने वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को उनके योगदान के लिए 1970 में 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद
भारत गणराज्य का चौथा सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को प्रदान किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें भी जान लीजिए। तो महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से होगा। और भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन है? रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंतीमाला, सीमा करमानी और पद्मिनी। ठीक है। दूसरे पे आ जाता है कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उससे संबंधित बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लक्ष्मू महाराज, गोपी कृष्ण, सरस्वती सेन और मंजरी चतुर्वेदी, ये कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है। मोहिनी अष्टम की बात करें तो मोहिनी अष्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य है और ये कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, शोभना, सुंदरा नायर, कलामंडलम राधिका, थंकामड़ी, कलामंडलम हेमावती, तो ये सभी लोग मोहिनी अष्टम से संबंधित हैं। कथकली कहाँ का लोक नृत्य? तो मेरे प्यारे साथियों कथकली जो है ना ये केरल का लोक नृत्य है और कलामंडलम कृष्णन नायर जो हैं ये कथकली लोक नृत्य से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी अगर मैं बात करूँ तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मल्लिका साराभाई और वी सत्यनारायण शर्मा, दीपा शशिधरन, ये कुचिपुड़ी लोक नृत्य से संबंधित। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ओडिसी की अगर मैं बात करूँ तो ओडिसी जो है ये ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और उससे संबंधित सुजाता महापात्र, माधवी मृदुल, केलूचरण महापात्र, सुरेंद्रनाथ जेना, शोभना सहजनान और मिंती मिश्रा, ये जो हैं ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है। सत्रिया नृत्य की अगर मैं बात करूँ, सत्रिया नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य है। गुरु जतिन स्वामी, गुरु घनकांत बोरा, भावनंदा बारबयान, स्वर्गीय मोनीराम दत्ता, स्वर्गीय डॉक्टर महेश्वर नियोग, डॉक्टर भूपेन हजारिका और शारूदी शैकैया, श्री इंदिरा पीवी बोरा और अन्वेषा महंत जो हैं ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। मणिपुर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? तो मणिपुर या जागोई जो नृत्य ये मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य या जागोई और इससे संबंधित गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी सिस्टर्स, देवजानी चालिहा और अमला शंकर, ये मणिपुरी नृत्य या जागोई नृत्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, यमुना और गोमती गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी और यमुना और गोमती ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, रामगंगा, काली घाघरा, गंडक और कोसी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए आप लोग। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से कौन सी एक नदी है? वो है सोन नदी और ये सोन नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती है। सोन नदी गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यमुना जो है ये गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 124 से 147 ये किससे संबंधित है? ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में न्यायमूर्ति कौन है? शरद अरविंद बोबडे, ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्हीं ने श्री रंजन गोगोई का स्थान लिया है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का 124 अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया। कब पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज या प्रस्ताव कांग्रेस का पूर्ण प्रस्ताव का
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग ये लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस में की गई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यार। क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 23 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया था कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक राजा गोपाल पाल था। गोपाल पाल ये पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल ने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी थी। गोपाल का उत्तराधिकार उनके पुत्र धर्मपाल ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने शासन कहाँ पर किया था? तो इसने पूर्वी और उत्तरी भारत पर शासन किया था। गोपाल ने। पाल वंश का दूसरा संस्थापक क्या कौन था? अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे? आपको ध्यान में रखना है कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक था महिपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या करोगे आप? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। बिहार क्षेत्र पर पाल वंश का शासन था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र पर पाल वंश का शासक था, तो बिहार क्षेत्र पर पाल वंश का शासक था। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराकर चंद्रयुद्ध को कनकौक का शासक बनाया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। गंगा नदी, यमुना नदी और व्यास नदी का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद की मंत्र सूक्त में किया गया है। किस में किया गया है? ऋग्वेद की मंत्र सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। किस नदी का वर्णन है? सिंधु नदी का वर्णन। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, एसएससी सीजीएल के पेपर में, कि सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती नदी के पास स्थित थीं। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया। कितनी बार दिया गया है? सिर्फ एक बार दिया गया है। और रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। क्या है? परुष्णी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं शुभारमन विजयलक्ष्मी। कौन है? शुभारमन विजयलक्ष्मी। अगर हम शुभारमन विजयलक्ष्मी की बात करें तो शुभारमन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुभारमन विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर WGM का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शुभारमन विजयलक्ष्मी ने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर की फिडे उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? फिडे उपाधि धारण की थी। 2001 में इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत से शतरंज में पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, चू फाट नृत्य किस राज्य का है? तो चू फाट नृत्य जो है ना, ये सिक्किम राज्य का है। अगर हम चू फाट की बात करें तो चू फाट सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता
कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। किसके सम्मान में किया जाता है? कंचनजंगा के सम्मान में। सामूहिक लोक नृत्य चू फट लेप्चा समुदाय से संबंधित। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, कि सामूहिक लोक नृत्य चू फट जो है ये किस समुदाय से संबंधित, तो मेरे प्यारे साथियों ये लेप्चा समुदाय से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। एमएस धोनी ने 23 वर्ष की उम्र में अपनी वनडे में डेब्यू सीरीज खेली थी। 26 वर्ष की छोटी उम्र में एमएस धोनी ने उद्घाटन आईसीसी T20 विश्व कप 2007 में भारत को जीत दिलाई थी। जो आईसीसी वर्ल्ड T20 हुआ था आपका 2007 में, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने जीत दिलवाई थी। 4 वर्ष बाद एमएस धोनी ने भारत को दूसरा वनडे विश्व कप भी जिताया था। दूसरा वनडे विश्व कप एमएस धोनी ने भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 9 जुलाई 2019 को खेला था। कब खेला था? 9 जुलाई 2019 को लास्ट मैच खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने। अब अन्य लोगों के प्रमुख जो नाम है उनके बारे में जान लीजिए। महेंद्र अमरनाथ, इनको किस नाम से जाना जाता है? जिमी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से होगा। सुनील गावस्कर, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। कपिल देव को द हरियाणा हुरिकेन के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध क्रिकेट से होगा। अनिल कुंबले को जैम्बो के नाम से जाना जाता है, इनका भी संबंध क्रिकेट से होगा। मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध हॉकी से है। मिल्खा सिंह को उड़ता सिख के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध ट्रैक और फील्ड एथलीट से है। शोएब अख्तर, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से है। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से है। हिमा दास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध ट्रैक और फील्ड एथलीट से है। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध ट्रैक और फील्ड एथलीट से है। विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध शतरंज खेल से है। मैरी कॉम को शानदार मैरी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध मुक्केबाजी से है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2021 में वाइस नेवी चीफ कौन था? केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया था। वह वर्तमान में नौसेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। देश के 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में 30 नवंबर 2021 को कार्यभार संभालने वाले एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को दोपहर को सेवानिवृत्ति हो गए। यानी कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि प्रॉपर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादाभाई नौरोजी। अगर हम दादाभाई नौरोजी की बात करें तो दादाभाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगर आपसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना में सहायता की थी और 1885 में नौरोजी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने थे। अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। वह 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दादाभाई नौरोजी द्वारा रस्तगुफ्तार समाचार पत्र संपादित किया गया था। कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा? रस्तगुफ्तार। और 1866 में ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा आप लोग, बोलिए रहा है 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में
कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी वर्ष 1866 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नहीं है, दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेखन हैं कौन कौन से? प्रॉपर्टी इन इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, कंडीशन ऑफ इंडिया, एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नेटिव्स इनटू द ICS, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखे गए लेखन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अच्छा, बेसबॉल में कितनी होती है संख्या? 9 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। बिलियर्ड्स स्कूनर में 1 होती है। मुक्केबाजी में 1 होती है। शतरंज में 1 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में 3 अथवा 6 होती है। फुटबॉल सॉकर में 11 होती है खिलाड़ियों की संख्या। गोल्फ में कोई निश्चित नहीं। हॉकी में 11 होती है खिलाड़ियों की संख्या। कबड्डी में 7 होती है खिलाड़ियों की संख्या। खो खो में 9 होती है खिलाड़ियों की संख्या। नेटबॉल में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। पोलो में 4 होती है। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। टेबल टेनिस एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस की अगर हम बात करें तो एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न यहाँ से एक पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु समूह की छात्राओं को आवासीय विद्यालय प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? कार्यक्रम की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व युग में देखी जा सकती हैं, जब 1925 में तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा पहल 1962-63 के स्कूल वर्ष में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, G20 का पहला सम्मेलन वर्ष 2008 में हुआ था। 17वां G20 राजाध्यक्षों शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होता, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाली। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली। भारत 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष पद पर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 42वें संशोधन में कितने DPSP जोड़े गए हैं? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तीनों शिफ्टों की तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो हैं दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों की आपको PDF बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।